नमस्कार, मैं हूँ सानिसा हरणे और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़ की खास पेशकश लक्ष्य, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से शैलेंद्र रावत, जो क्वांटम क्लासेस MP नगर भोपाल के डायरेक्टर हैं, और साथ में हैं निहाल सोनी, जो क्वांटम क्लासेस की स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का लक्ष्य में बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हम डायरेक्टर शैलेंद्र रावत जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्वांटम क्लासेस के डायरेक्टर हैं और सर्वप्रथम आप अपनी क्लासेस के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, क्वांटम क्लासेस की शुरुआत वर्ष 2000 में MP 5 नंबर बस स्टॉप शिवाजी नगर से शुरू की गई। जब ये क्लासेस शुरू की गई तो शुरू में सिर्फ 50 बच्चे थे, फिर हमने इसे पढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और एक ऐसा भी समय आया कि जब हमने एक साल में 2,500 से 3,000 बच्चों को IIT JEE और नीट के लिए पढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पे जब ये क्लासेस शुरू की गई तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे मेरे अलावा जो पढ़ाते रहे बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और फिर हमने आने वाले साल में फाउंडेशन डिवीजन को भी शुरू किया। तो इन 20 सालों के समय में क्वांटम क्लास ने लगभग 50 से 60,000 बच्चों को IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर किया। इनमें से बहुत सारे बच्चों ने IIT को क्वालिफाई किया, कुछ बच्चों ने अंडर 100 रैंक स्कोर की, बहुत सारे बच्चों ने नीट, जो कि पहले AIPMT कहलाता था, उसे क्वालिफाई किया, कुछ बच्चों ने अंडर 10 रैंक स्कोर की, बहुत से बच्चों ने अंडर 50, अंडर 100 रैंक स्कोर करके डॉक्टर्स बने, एम्स से डॉक्टर, दूसरे बड़े बड़े जो सरकारी हॉस्पिटल उनसे बच्चे डॉक्टर बने। तो इन 20 सालों में लगभग हमने जिन बच्चों को पढ़ाया, जिन बच्चों को ट्रेन किया, जिनको IIT नीट में भेजा, देखिए हमारा मेनली डोमेन बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम बच्चे को 9th क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं JEE और नीट के लिए। तो 9th और 10th में हम फाउंडेशन डिवीजन में बच्चे को स्कूल के साथ साथ JEE, नीट, ओलंपियाड्स और KVPY की प्रिपरेशन कराते हैं। फिर जब वो बच्चा 11th 12th में पहुंचता है तो वहां पे वापस उस बच्चे को जो फाउंडेशन लेवल पे हमने तैयार किया था, एक स्टेप आगे जाके उसको पढ़ाते हैं, और वहां उसे JEE, नीट, इनके लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर आखिरी में हमारे पास वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो 12th पास कर चुके हैं, जिनको हम यहाँ पे ड्रॉपर या रिपीटर बोलते हैं, उन बच्चों का बैच लगता है। तो इस बैच में बहुत से बच्चे भोपाल के बाहर से, मध्य प्रदेश से, या मध्य प्रदेश नहीं, देश के दूसरे कोनों से भी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अलग अलग JEE और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, और साल भर यहाँ बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज, अलग अलग तरह की पढ़ाने के, बच्चों को स्टडी में इन्वॉल्व करना, उनका इम्प्रूवमेंट करना। ठीक कहा आपने जी। और जिस तरह से हमारे साथ स्टूडेंट निहाल सोनी भी मौजूद है, क्वांटम क्लासेस में पढ़ते हैं। निहाल, ये आपसे पूछना चाहेंगे कि कोचिंग आपको एग्जाम में कैसे मदद करती है, आप तैयारी कैसे करते हैं? मैम, कोचिंग एक बहुत ही योगदान देता है हमारी पढ़ाई में। जनरली काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, कि मैं पहले जब मैं स्कूल्स में हुआ करता था, मतलब पढ़ाई में उतना मेरा वो नहीं था, फोकस नहीं था। मैंने फिर JEE मेंस भी दिया था उसी टाइम पे। मेरे 87 परसेंटाइल आए थे JEE मेंस के 22 JEE मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में। अभी इस बार मैंने फिर से दिया वही एग्ज़ाम, और मेरे इस बार 95 परसेंटाइल आए, जिसमें हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है इसमें। आपने ठीक कहा, मतलब आपको कोचिंग जो है बहुत मदद करती है, और स्कूल तो मदद करता ही है, साथ में आपको कोचिंग से भी उतनी सामग्री मिल जाती है जो एक अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए काफ़ी है। मतलब कोचिंग ज़्यादा लाभदायक है निहाल आपके लिए? यस मैम।
बिल्कुल ठीक। और अगला सवाल हम डायरेक्टर शैलेंद्र लावत आपसे करना चाहेंगे कि हम ये पूछना चाहेंगे कि आपकी संस्था में छात्रों को कैसे पढ़ाया जाता है? देखिए, पढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, तो वहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें बच्चे को 100% तक स्कॉलरशिप अवेलेबल है। फिर जब वो बच्चा पढ़ने आता है तो बच्चे को सबसे पहले 5, 7, 10 दिन पढ़ाने के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका लेवल क्या है। हर बच्चे, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो पहले बच्चे का एनालिसिस करना, फिर उस बच्चे को देखते हुए उनको बैचेस में डिवाइड करके बच्चों को उसके लेवल पे धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करना। तो जो बच्चे अभी 11, 12 में, पहले उनको स्कूल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया जाता है। जब वो वहाँ फाउंडेशन तैयार होती है एनसीईआरटी बुक के बेसिस पे, फिर उसको जेईई मेंस, जेईई एडवांस या नीट के लिए ग्रेजुअली पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो लगभग 15 से 20 दिन बाद बच्चे को पढ़ाना, उसके कंटिन्यूस टेस्ट देना, रोज डीपीपी बच्चे को देना, प्रैक्टिस टेस्ट होना, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग बच्चे के लिए। और अब जब ये जो डिजिटल क्लासेस का कंसेप्ट आ गया है जब से, तो बच्चे के लिए पूरे टाइम पे डिजिटली व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब चैनल, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे को रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास से मिल जाती है। तो कोई भी बच्चा के लिए टीचर 24 घंटे अवेलेबल रहता है। जी शैलेंद्र जी, और आप जैसा कि आपने बताया ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस लेते हैं आप, तो ऑनलाइन आजकल का ज़माना जो है ऑनलाइन का ज़माना है, और कितना लाभदायक है ऑनलाइन क्लासेस लेना बच्चों के लिए बनिस्बत अगर आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएं? देखिए, सबसे अच्छी बात तो है अगर बच्चे हमारे सामने हैं तो हम लोगों ने तो बच्चे को आई कांटेक्ट करके पढ़ाना शुरू किया। मतलब जब हमने 30 साल से पढ़ा रहे हैं उसके अगर मैं बात करूं, हाँ, पर अगर कोई बच्चा किसी कारण से नहीं आ पा रहा है कोचिंग में, बीमार है या कहीं बाहर गया हुआ है, तो या वो कोई टॉपिक को फिर से रिवाइज करके देखना चाहता है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर उस टाइम पे अब बहुत इजी हो गए हैं पिछले कोविड के टाइम से। तो बच्चा यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर या कोचिंग की जो वेबसाइट है या ऐप पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर टीचर्स के होते हैं उनको देख के अपनी पढ़ाई कर सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि ऑनलाइन मोड में आपने बताया कि यूट्यूब से देख के पढ़ाते हैं, पर ऑनलाइन मोड में बच्चा पढ़ने से कहीं ना कहीं उसकी राइटिंग की जो क्षमता है, लिखने की क्षमता, उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चा लेता है, हम ऐसा समझते हैं कि उससे उसके लिखने की क्षमता में कमी आती है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, नहीं, ऑनलाइन पूरी तरह से नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम का ऑनलाइन, कि बच्चा 3 से 4 दिन या 5 दिन हमारे पास आ रहा है और वो ऑनलाइन क्लासेस को एक बैकअप की तरह यूज कर रहा है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में अगर बच्चा पूरी तरह से या साल भर ऑनलाइन में पढ़ेगा तो शायद उसका इंप्रूवमेंट इतना ना हो, क्योंकि वो बच्चा कितना सिंसियर है, कितनी देर वो मोबाइल पे देख रहा है। अगर एक बार उसका कंसंट्रेशन टूटता है तो फिर उसको वापस से वहां कंसंट्रेट करना छोटी स्क्रीन पे मुश्किल हो जाता है टीवी पे देख के। पर जब वो हमसे हाइब्रिड मोड में पढ़ रहा है, कुछ दिन वो क्लास में आ रहा है, कुछ दिन वो ऑनलाइन में अपने आप को देख रहा है, तो उस बच्चे के लिए ऑनलाइन एक वरदान सिद्ध हो जाता है। कि सपोज रात के 12 बजे उसको कोई कंसेप्ट देखना है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख के वहां पे अपनी डाउट सॉल्विंग या जो चीज अटक रहा है या कोई चीज क्लास उसने मिस कर दी है, तो वो उसको ऐसे ऑर्डर्स में मिल जाएगी जहाँ पे टीचर से वो डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता था। तो पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं होके हाइब्रिड सिस्टम ही बड़ा इफेक्टिव है इस टाइम पे। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि हाइब्रिड मोड और ऑनलाइन दोनों मोड में आप पढ़ाते हैं, तो किस तरह से बच्चों में ज्यादातर कहाँ से, किस मोड में ज्यादा बच्चे सीख पाते हैं? ऑनलाइन मोड में ज्यादा सीख पाते हैं या हाइब्रिड सिस्टम में ज्यादा सीख पाते हैं? देखिए, डेफिनेटली अगर ऑफलाइन है तो वहाँ पे बच्चे के हमें हर एक मूवमेंट मालूम है, हमें बच्चे की हर एक एक्टिविटी मालूम है, हमें ये समझ में आ रहा है वो बच्चे का कितना इंटरेस्ट पढ़ने में है। तो ऑफलाइन से तो बेहतर, मतलब हम तो समझते कुछ भी नहीं है, पर वो बच्चे जो दूर बैठे हुए हैं, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, जो बीमार हैं या किसी कारण से उनके घर में कोई परेशानी है और वो क्लास नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर या ऑनलाइन क्लासेस बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगला सवाल हम निहाल सोनी से पूछना चाहेंगे। निहाल, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं? मैम, बंसल समूह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मतलब काफ़ी फील्ड्स में डेवलपमेंट किया है उन्होंने। आप बताइए किस तरह की नीतियां आप पसंद करते हैं? बंसल समूह के किन चीज़ों को आपने अपने जीवन में अपनाया है? मैम, बंसल काफ़ी फील्ड्स में अपना योगदान दे चुका है, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को जानते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह हो गए, इसको मतलब एक सराहनीय है वो हमारे लिए। हम अपने मतलब अगर कोई वहाँ पढ़ रहा है, मतलब इट्स लाइक अ बून ऑफ
बिल्कुल निहाल, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बंसल समूह जिस तरह से अपने जैसे कि बात करें नर्सिंग कॉलेज की और इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो वहाँ जो पढ़ाई की जो महत्ता बताई जाती है उससे आप प्रभावित हैं और उन नीतियों को आप अपनाते हैं। यस मैम। बिल्कुल। और शैलेंद्र रावत जी, आपसे हम ये कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि वर्तमान दौर में टाइम मैनेजमेंट की क्या महत्ता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट यदि अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट कर ले तो हमें लगता है कि वो किसी भी एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है। आप तो वैसे भी पूरी कोचिंग लेते हैं, आपको कई तरह के स्टूडेंट्स के साथ आमना सामना करना पड़ता है। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि स्टूडेंट्स जो है टाइम मैनेजमेंट में उनकी क्या इंपॉर्टेंट रोल है उनके जीवन में। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप आर्ट्स में हो या कहीं पे भी हो। मतलब अगर आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, तो सक्सेस बढ़ जाती हो। अब जब हम बात करें जेई, नीट या बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी सक्सेस का मूल मंत्र आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है। हर बच्चे के लिए एक जैसी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, क्योंकि हर बच्चे का मेंटल लेवल, एप्टीट्यूड और ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है, और उसके घर का एनवायरनमेंट या वो चीजें भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले एक बच्चे को अपनी प्लस और माइनस मालूम होना चाहिए, उसके बाद वो एक प्लान बना के चीजों को, उसको कितनी देर पढ़ना है, कब रेस्ट लेना है। बहुत से बच्चे जो रात को 11 बजे तक पढ़ते हो, सुबह 8 बजे सो के उठते हैं। तो मैं ये बोलूंगा नहीं, आप सोने का एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो सुबह 5:30 बजे उठिए, निश्चित रूप से। या अगर आप 12 बजे सोते हो तो 6 बजे उठिए। तो एक स्ट्रेच में आप 5, 5.5, 6 घंटे सोइए। फिर आप सुबह उठ के अपने जल्दी से फ्रेश होकर पढ़ाई करना शुरू करें, और 2-3 घंटे पढ़ाई करने के बाद, मतलब मैं बोलूँ एक लॉन्ग स्ट्रेच में पढ़ाई नहीं करें अगर 2 घंटे 4 घंटे, आप देर 2-2 घंटे की प्लानिंग करें। और पर डे हर बच्चे को 3 से 4 घंटे एवरेज पढ़ाई करनी है। जैसे मैं बोलता हूँ, और किसी बच्चे को IIT, JEE एडवांस को क्वालिफाई करना है तो उसे लगभग 2000 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब वो बच्चा अगर 11 से प्रिपरेशन करता है तो 730 दिन होते हैं। 730 दिन को अगर आप 2000 से डिवाइड करोगे तो लगभग 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे एक बच्चे को कोचिंग और स्कूल के अलावा सेल्फ पढ़ाई करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। तो एक ये प्लान हो गया कि अपन कैसे पढ़ रहे हैं। सेकेंड, आपको टाइम मैनेजमेंट में या प्लानिंग करते हुए कितनी बार मल्टीपल रिवीजन सॉल्व करना है, किन टॉपिक्स की आपको थ्योरी पे ध्यान देना है, किन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको देखना है। और एग्जाम से 1 महीने पहले नई चीजें ना पढ़ के जो आपने 2 साल 1 साल पढ़ाई की उनको बार बार रिवाइज करें, अपने नोट्स पढ़ें, नई किताबों को आखिरी मोमेंट पे सॉल्व नहीं करें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम प्लानिंग मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी यही है कि आपको नया आखिरी 1 महीने में नहीं करना है। जैसे अगर अभी आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो जो आपने पहले से पढ़ा है वो बोर्ड्स के लिए पढ़ के जाना है। जब आप जेईई मेंस देने जाते हो तो आखिरी 10 दिन की पढ़ाई उसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। तो मैं बोलता हूं आखिरी 10 दिन आप घर पे रहें, टेस्ट पेपर सॉल्व करें, अपने जो वीक कंसेप्ट है उनके ऊपर थोड़ा सा याद करने वाला, या मैथ्स के क्वेश्चन या फिजिक्स के न्यूमेरिकल या फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, उन पे ध्यान दें। बायो जो है जिसको याद करने वाला उनको बार बार आप चीजों को इस तरह से जिंगल्स के फॉर्म में, शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में अपने कमरों में जगह जगह पर्चियां लगा दें, शॉर्ट नोट्स लगा दें, और आप उनको बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपके एग्जाम में सक्सेस बढ़ जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे लक्ष्य के सभी दर्शकों को बताई, जो कि टाइम मैनेजमेंट एक स्टूडेंट के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रात को 11 बजे अगर बच्चा सो रहा है और सुबह 8:30 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, तो वो कोई ठीक बात नहीं है। एक निश्चित समय पे सोना और एक निश्चित समय पे उठना पढ़ाई के दौरान बहुत ही ज़रूरी है। और एक पढ़ाई का समय भी बच्चों को अपने जो कोचिंग का समय है, स्कूल जाने के बाद घर की जो पढ़ाई है उसके लिए भी एक निश्चित समय पे ही पढ़ाई करनी चाहिए। और जैसा कि आपने बताया है कि कुछ घंटे 2000 घंटे इकट्ठे करते हैं, अगर पूरी नीट और जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए कई घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उसमें भी कैसे टाइम मैनेजमेंट करे, कैसे पूरी नींद ले, कैसे पूरा पौष्टिक भोजन ले, थोड़ा एक्सरसाइज करे और माइंड रिलैक्स करे बच्चे, ये बात भी बहुत महत्व रखती है। कई बार स्ट्रेस के चलते बच्चे अपनी पूरी क्षमता के साथ पेपर नहीं दे पाते हैं। अगला सवाल हम करना चाहेंगे निहाल सोनी आपसे कि आप अपनी पढ़ाई और एक्टिविटी को कैसे मैनेज करते हैं कोचिंग के दौरान और स्कूल के दौरान? मैम मैं तो अभी एक्चुअली एक ड्रॉपर हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादातर टाइम कोचिंग में ही बीतता है। जनरली 6 घंटे समथिंग हमारी कोचिंग क्लासेस रहती है, जिसमें मतलब हमारे जो भी मतलब
एक्टिविटीज़ है, जो भी हमको मतलब पढ़ाया जाता है वो हम वहाँ पास से सीखते हैं। और रही बात जो हमारे रिवीजन की, रिवीजन क्लासेस के लिए मतलब हमारी जो मेरी छुट्टी है, मतलब कोचिंग क्लासेस की जो भी छुट्टी होती है वो मैं 7 बजे समथिंग हो जाती है, जिसमें मैं घर जो है वो 8 बजे पहुंचता हूं। उस दौरान 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं अपनी पढ़ाई को शुरू करता हूं, जिसमें हम रिवीजन करते हैं जो भी हम कोचिंग क्लासेस में आज के दिन पढ़ाया गया है और जो भी हमको बताया गया है, सिखाया गया है आज के क्लासेस में, आज का अगर हमको करना है तो। और उस दौरान जैसे हमारे जो भी शॉर्ट नोट्स हो गए और जो भी हमको लिखाया गया है हमारे कॉपीज़ में आज के डेट में, वो सारी चीज़ें हो गई। और रही बात मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की, उसमें हमको मेनली क्वेश्चंस पे मतलब क्वेश्चंस पे फोकस है, मतलब उसमें काफ़ी वैरायटीज़ बन जाती है हमारे क्वेश्चंस की। और उसमें अगर हम कंसेप्ट में अगर पकड़ ले रहे हैं, मतलब किस वैरायटी का हमको क्वेश्चंस मिल रहा है उसको अगर हम पकड़ पा रहे हैं तो उसमें मतलब हमको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं होती है फिर, अगर क्योंकि हम वो कर जा रहे हैं। और जैसे रही बात अब फिजिक्स में मतलब काफ़ी कहीं पास कहीं घुमा फिरा क्वेश्चंस बन जाते हैं उसमें। उस दौरान उसको अगर समझ पा रहे हैं तो वो और अच्छी बात है। और हम आपसे ये पूछेंगे कि आप अपनी एक्टिविटी को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब आप अपनी पढ़ाई और एक्टिविटी को आप मैनेज कर पाते हैं? आपको इतना समय मिल जाता है कि आप कोचिंग भी जा रहे हैं, आप अगर आपने जैसा कि आपने बताया कि आप ड्रॉप आउट हैं, आपने ड्रॉप लेके कोचिंग में पढ़ाई करना शुरू की है, तो आप कितने घंटे कोचिंग में रहते हैं और कितने घंटे आपने अपनी पर्सनल एक्टिविटी को और पर्सनल पढ़ाई को देते हैं आप? मैम मेरी पर्सनल एक्टिविटी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी कोचिंग क्लास के नियरली 6 से 6.5 घंटे मेरी कोचिंग क्लासेस होती है, ठीक है। पर्सनल एक्टिविटीज़ में भी मतलब अभी सर्कुलर एक्टिविटीज़ में मेरा मतलब उतना अभी फोकस नहीं गया है। सुबह टाइम मेडिटेशन वगैरह हो गया, एक्सरसाइज वगैरह हो गया, बस उतना ही है पर्सनल एक्टिविटीज। ठीक है निहाल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगला सवाल हम जानना चाहेंगे शैलेंद्र जी आपसे कि इस समय देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स पर उम्मीदों और अपेक्षाओं का ज़बरदस्त दबाव है। स्टूडेंट्स का सब जगह से मतलब कहीं ना कहीं घर से भी उसके ऊपर स्ट्रेस रहता है कि बाहर से भी कि ऐसा कर लो, ये बनना है, वो करना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रेस किस चीज़ का है? जब आप पढ़ने गए हो तो आपने डिसाइड किया, और इन एग्जाम की प्रिपरेशन कोई एक दिन की तो है नहीं या 10 दिन की है कि आपने 10 दिन पढ़ाई की तो आपका IIT निकल जाएगा या नीट निकल जाएगा। अगर हमने 2 साल बहुत सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से स्मार्ट वर्क किया हुआ है तो हमें स्ट्रेस लेना, जितना अगर हम स्ट्रेस लेंगे उतना हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। क्योंकि अब आपके ऊपर आपके पेरेंट्स के सपनों का, आपके टीचर्स के सपनों का, आपके खुद के, आपके दोस्तों का, तो हमेशा अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड तभी आएगा जब आप पढ़ाई करोगे। तो आपके ऊपर जरा भी अगर स्ट्रेस आता है तो आप पहले तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो काम करें। आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है, आपको कुछ और दूसरी चीजें मतलब कोर्स के अलावा कुछ और बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, तो पहले तो वो काम कर ले। फिर स्ट्रेस को रिलीज करते हुए आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे दें। क्योंकि जहां आपने एक बार पढ़ाई का स्ट्रेस लेना शुरू किया, जहां आपने ये सोचना शुरू किया क्या होगा, मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, नहीं, ये सब नहीं करना। हमको जो पहले हमने पढ़ा हुआ है उसी चीज को बार बार रिवाइज करें, अपने आप पे भरोसा रखें। अगर हमने पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो फिर किस बात का स्ट्रेस है? बिल्कुल ठीक कहा कि बार बार रिवाइज करें और अपने आप पर भरोसा रखें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही शैलेंद्र जी की, बच्चों को अपने आप पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है एग्जाम के दौरान, तो जब अपना जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और एक अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो आपने बात कही कि जो अच्छा लगता है, चाहे गाना सुनना अच्छा लगता है तो गाना सुने, जो अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छी लगती है तो कुकिंग करें, पर करना ज़रूरी है जिससे कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो और उसके बाद आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। निहाल, और अब अगला सवाल निहाल आपसे ये है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं? मतलब आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा, आपको जीवन में कुछ बनना है, तो आपने क्या सोच के क्वांटम क्लासेस ज्वाइन किया और आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? मैम क्वांटम क्लासेस के तो खैर टीचर्स ने मेरे को इतना प्रभावित किया अपने शिक्षा नीति से, जिसके कारण मैं उनसे अट्रैक्ट हो गया। एक्चुअली वहाँ के टीचर्स इतने वो रहे, उनकी फैकल्टी, क्वांटम क्लासेस की फैकल्टी ऐसी थी जैसे डेली टाइम से मतलब हर वीक टेस्ट लेना और टाइम पे मतलब फोकस करना कि रिजल्ट एनालाइज करना, इस कारण से। और
गोल तो मैंने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि मेरे को बस एक और केवल आईआईटी निकालनी है, केवल आईआईटी जानी है, बस मतलब एक फिक्स हो गया था कि हमको आईआईटी जाना है, बस वो करना है, चाहे किसी भी कोई भी कुछ भी हो जाए। मतलब आपने ये सोचा था कि सिर्फ एक हम आईआईटी एक लक्ष्य मान के आप चल रहे थे कि हमें आईआईटी क्लियर करें, इसके आईआईटी के अलावा आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था? नहीं, मैं ऑप्शंस तो काफ़ी सारे थे, लेकिन एक वो दबदबा रहता है, आईआईटी निकाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी लोग बोलते भी थे कि आईआईटी निकालना बच्चों का खेल नहीं, आईआईटी निकालना बच्चों का, और हम उस टाइम बच्चे ही थे, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो अब हम भी बोल दिए कि अब हम निकालेंगे, अब बच्चे हैं तो निकालेंगे अब। मतलब आपने ये मन बना लिया है कि आपको आईआईटी क्रैक करना है, और इसीलिए आपने ड्रॉप लिया है और क्वांटम क्लासेस ज्वाइन की है और आप अपना तन मन धन से पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और अगला सवाल हम शैलेन जी आपसे पूछना चाहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं और वर्तमान दौर में इसकी क्या उपयोगिता है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन इज द की टू सक्सेस ऐसा माना जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए आज की डेट में चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे आप मेडिसिन की फील्ड में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएं, या कंप्यूटर साइंस में जाएं, या रोबोटिक्स में जाएं, तो हर जगह आपको टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है। और उसी टेक्निकल नॉलेज के लिए अब इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो रहे हैं। मतलब जब हम खुद पढ़ते थे तो तब 5 ही आईआईटी हुआ करते थे, आज लगभग बहुत सारे आईआईटीज, एमएनआईटीज, दूसरे कॉलेजेस जो टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। तो आज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन को ग्रहण करना और आगे की चीज़ों को आसान बनाना। जी। और किस तरह का टेक्निकल एजुकेशन आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं अपनी कोचिंग क्लासेस में? मतलब टेक्निकल एजुकेशन इज अ वास्ट एरिया, वहाँ पर आप किस तरह से जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के भविष्य के लिए, कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल एजुकेशन में विधाएं हैं जो आप बच्चों को सिखाते हैं? देखिए मैम, हम टेक्निकल एजुकेशन नहीं पढ़ाते। हमारे यहाँ जो बच्चा आता है वो स्कूल गोइंग बच्चा है, मतलब 9th से 12th और 12th पास होकर जो ड्रॉप लेके एग्जाम दे रहा है। तो हम बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए पढ़ाते हैं। मतलब जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है उन बच्चों को हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, हम साइंस पढ़ाते हैं उनको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और जो डॉक्टर लेना चाहते हैं उनको बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो हम ऐसा कोई टेक्निकल एजुकेशन, तो मतलब जो टेक्निकल एजुकेशन की कौन सी विधाओं को आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, कौन से ऐसे कुछ नाम हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं बच्चों को? देखिए अभी तो हमारे पास ऐसा कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं, क्योंकि हम उतना ही अप्लाइड साइंस भी यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं जो उनके जेईई या नीट के लिए है। देखिए हमारे यहाँ पे जो कोचिंग क्लासेस में कोई प्रैक्टिकल तो हम बच्चों को कराते नहीं है, या छोटे छोटे कभी कुछ फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल दिखा दिए। तो मेनली हम बच्चों को टेक्निकल जो आगे जाके वो पढ़ेंगे उनके लिए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि आपने बताया कि टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बच्चे को वो सपोर्ट करता है आगे बढ़ने में, उसके करियर में मदद करता है। क्योंकि यदि उसे टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो एक बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में यदि वो अच्छा है और मैथ्स में भी अच्छा है, साथ में आजकल के बच्चे वैसे भी कंप्यूटर सीख ही रहे हैं, और उसके अलावा भी टेक्निकल एजुकेशन में कई ऐसी विधाएँ हैं जो बच्चा सीख लेता है और उसको बाद में अपने करियर में उसको बहुत काम की है। तो निहाल, अगला सवाल आपसे, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं आज लक्ष्य कार्यक्रम के, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए मैं जनरली ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब अपने गोल पे फोकस कैसे करें। हमने अब तो ड्रॉप तो ले ही लिया था। अब मैं अपनी बात करूँ, ड्रॉप तो ले ही लिया था, करना तो हमको जेई था। तो अब हम उससे भाग तो नहीं सकते। एक तो पेरेंट्स का भी वो रहता है ना, प्रेशर रहता है कि हमको उनको कुछ रिटर्न करना है। उन्होंने हमको हमारे ऊपर लगाया है तो हमको उनको कुछ रिटर्न देना है। तो उस हिसाब से एक मेंटली स्ट्रेस भी रहता है, उसको ओवरकम करने के लिए पेरेंट्स खुद हमको सपोर्ट करते हैं कि बेटा ये करो वो करो। हमको खुद पेरेंट्स बताते रहते हैं, ठीक है। और रही बात हमारी तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनरली मैं कहना चाहूँगा कि हमको काम रहना है, मतलब स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए स्टूडेंट्स को, और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आप एज ए स्टूडेंट आप बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।